Hello everyone, welcome back to your own income tax class। आज की क्लास में हम देखेंगे स्लैब रेट। ये स्लैब रेट क्या है? बेसिकली हमारे यहाँ ना फ्लैट टैक्सेशन नहीं चलता इंडिविजुअल्स के लिए, हमारी सरकार स्लैब रेट चलाती है। एक्चुअली अगर आपकी इनकम कम होती है ना तो सरकार कम रेट पे टैक्स लेती है, थोड़ी ज़्यादा और होती है तो थोड़ा ज़्यादा रेट बढ़ाती है, और ज़्यादा इनकम होती है तो और ज़्यादा रेट बढ़ाती है। ये सिस्टम है हमारे यहाँ टैक्सेशन का। तो हम देखने जा रहे हैं आज की क्लास में स्लैब रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 में, प्रीवियस ईयर 23-24 में जो आपने इनकम कमाई है उस पे टैक्स क्या रेट से लगेगा। ऑब्वियसली उसका असेसमेंट ईयर क्या है? 24-25 है। उस टैक्स रेट को देखने से पहले आपको एक बात बताते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये टैक्स के रेट बताने से पहले एक बात बोली थी। वो बात मैं आपको भी बताता हूं। बजट के दौरान ये बात उन्होंने बोली थी। बताया कि हम अपने टैक्स रेट को इतना सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, इतना अच्छा और सरल कर दे रहे हैं कि शायद किसी को भी प्रोफेशनल की यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या टैक्स एडवोकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए। ये इतना आसान होगा कि कोई भी अपना टैक्स कंप्यूट कर लेगा, राइट? तो कितना आसान है इनकम टैक्स, ये तो आप देखते हुए आ ही रहे हो, राइट? आज और देख लेते हैं कि ये कितना आसान है, राइट? चलिए शुरू करते हैं। टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 23-24। इसका मतलब है कि ये जो नीचे दिया गया टैक्स रेट है वो उस इनकम पे अप्लाई होगा जो इनकम 23-24 में 1/4/2023 से 31 मार्च 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 तक के बीच कमाई गई है, उस पे ये टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। अब टैक्स रेट भी एक नहीं है, ये जो स्लैब रेट्स है ना, ये 3-3 स्लैब दिए हुए हैं, मैं देखता हूं। अब ये कैसे हैं? ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग स्लैब रेट है। पहला वाला है रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन। अब आपको तो पता ही है कि रेजिडेंशियल स्टेटस में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सन की रेजिडेंशियल स्टेटस या तो रेजिडेंट होती है या तो नॉन रेजिडेंट होती है। अगर एक रेजिडेंट है और साथ ही साथ वेरी सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं? जो 80 साल या उससे ऊपर का होता है। 80 एंड अबव इज वेरी सीनियर सिटीजन, ठीक है? तो उनके लिए एक अलग स्लैब है, ठीक है? रेजिडेंट है और साथ में सीनियर सिटीजन है। सीनियर किसको कहते हैं? 60 एंड अबव। लेकिन 60 एंड अबव का मतलब लेस देन 80 होगा, क्योंकि 80 एंड अबव पे तो आप क्या बन जाओगे? वेरी सीनियर। अभी क्या हो? सिर्फ सीनियर, ठीक है? 80 एंड अबव पे आप क्या हो जाएंगे? वेरी सीनियर हो जाएंगे, राइट? वेरी सीनियर सिटीजन को हम सुपर सीनियर सिटीजन भी कहते हैं। वेरी को सुपर भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर ये वर्ड लिखा हो तो कंफ्यूज ना होइएगा। सुपर सीनियर सिटीजन या फिर वेरी सीनियर सिटीजन, और दूसरा सीनियर सिटीजन। 60 एंड ईयर्स एंड अबव सीनियर, 80 ईयर्स एंड अबव वेरी सीनियर सिटीजन। अच्छा, अब इनके अलावा यहां पे कहता है अदर इंडिविजुअल। तो फिर अदर का मतलब क्या हुआ? अगर रेजिडेंट है, सीनियर है, रेजिडेंट है, वेरी सीनियर है, तब तो अलग स्लैब है। तो अदर इंडिविजुअल का क्या मतलब हुआ? कोई भी है जो नॉन रेजिडेंट है, एनी नॉन रेजिडेंट। या फिर अगर रेजिडेंट है तो लेस देन 60 ईयर्स, है कि नहीं? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट ऊपर क्या कवर हो रहा था? रेजिडेंट सुपर सीनियर, रेजिडेंट सीनियर कवर हो रहा था। यानी 60 से 80 वाले कवर हो रहे थे, फिर 80 से ऊपर वाले कवर हो रहे थे, लेकिन रेजिडेंट वाले ही। तो यानी नॉन रेजिडेंट तो सारे, चाहे किसी भी एज के हों, वो यहां कवर होंगे, और जो रेजिडेंट 60 ईयर से बिलो है वो भी यहां पे कवर होंगे। लेकिन उनके साथ ही साथ कुछ लोगों के ऊपर और स्लैब रेट अप्लाई होता है, ये सेम तीसरा वाला ही। वो कौन लोग हैं? एचयूएफ के ऊपर भी, एओपी, बीओआई और एजेपी, चाहे वो रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो। ये सभी के लिए बात हो रहा है, इन सभी के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है? एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उनके ऊपर ये स्लैब है। और बाकी बचे इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। बाकी बचे इंडिविजुअल का मतलब हो गया दो चीजें। नंबर वन, कि अगर वो रेजिडेंट है बिलो 60 ईयर्स, और या फिर वो क्या है? नॉन रेजिडेंट है ऑफ एनी एज।
आइए देखना शुरू करते हैं स्लैब रेट। जो नॉर्मली स्लैब रेट अप्लाई होता है वो कौन सा होता है? ये होता है। आपने कई बार मोदी जी को भी सुना होगा कि पूरी दुनिया में जो सबसे युवा देश है, पता है वो कौन सा है? भारत। सबसे अधिक युवा आबादी जो है वो हमारे देश की है, राइट। तो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स भी कौन से होंगे? पता है सबसे ज्यादा टैक्स पेयर भी हमारे यहाँ 60 ईयर्स से बिलो वाले ही हैं। 60 से 80 से ऊपर वाले टैक्स पेयर्स नहीं है हमारे देश में, 60 से नीचे वाले ही हमारे देश में टैक्स पेयर्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग कहां फॉल कर रहे हैं? जो टैक्स पेयर है वो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फॉल कहां कर रहा है? वो यहां फॉल कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि प्रायः हमारे देश में स्लैब रेट कौन सा एप्लीकेबल होता है। 0 से 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स होता है निल। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो टैक्स निल है। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक कमाते हैं तो टैक्स लगता है 5%। अगर 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच इनकम है तो उस पर रहेगा 20%, और 10 लाख रुपए से ऊपर जितनी इनकम है उस पर 30%। एक बार मेरे साथ साथ याद कीजिए, पहले 2.5 लाख रुपए पे निल है, 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख यानी कि अगला 2.5 लाख, ये है पहला 2.5 लाख, ये हो गया अगला 2.5 लाख, अगला 2.5 लाख पे 5%, ठीक है। फिर 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख यानी कि अगला 5 लाख, 5 लाख है ना, 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5 लाख रुपया हुआ। अगले 5 लाख रुपए पे 20%, और 10 लाख के बियॉन्ड जितना और कमाओगे उस पर 30% का टैक्स रेट लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बस इसको कैलकुलेट करके सीख लें कि भाई हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम बोलते हैं मिस्टर एक्स है जिसकी एज 40 ईयर्स है, ठीक है। उसकी टोटल इनकम जो है वो है 6,40,000। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मुझे ये बताना पड़ेगा वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? क्या मुझे ये बात बताने की आवश्यकता है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? आइए समझते हैं स्लैब को देख के। भाई अगर वो 60 साल से नीचे का है तो अगर वो रेजिडेंट है तो भी तीसरा वाला स्लैब लगेगा, क्योंकि वो तो 40 साल का ही है। देखिए 60 साल से नीचे यानी रेजिडेंट है तो भी वो यहीं आएगा, और अगर नॉन रेजिडेंट है तब तो चाहे कितना भी एज हो वो इसी स्लैब में आएगा। तो यानी यहां पे आपको मुझे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बताने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता है नहीं, एज बिकॉज रेजिडेंट होगा तो भी तीसरा स्लैब चलेगा, क्योंकि 60 साल से नीचे है तो तीसरा वाला स्लैब चलेगा। और अगर ये नॉन रेजिडेंट होता है तो फिर तो एज से भी कोई मतलब नहीं, नॉन रेजिडेंट तो चाहे कोई भी हो, किसी भी एज का हो, जो तीसरा वाला स्लैब है वही लगता है। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब भी 60 साल से नीचे है ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। 60 साल या उससे ऊपर है तब सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर 60 साल से ऊपर है और रेजिडेंट है तब तो रेजिडेंट है तब तो ये वाला स्लैब लगेगा, लेकिन 60 साल से ऊपर है और नॉन रेजिडेंट तब तो ये वाला स्लैब लगेगा, ठीक है। तो भाई ये 60 साल से नीचे है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, आइए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स 6,40,000 की इनकम है तो पहला 0 से लेके 2.5 लाख रुपया तक इस पे टैक्स बनेगा निल, ठीक है। 2,50,000 1 रुपया से लेके 5 लाख रुपए तक इस पे एट द रेट ऑफ 5% टैक्स बनता है। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक कितना हुआ? कैलकुलेट करो। 2.5 लाख रुपए हुआ। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक मतलब 2.5 लाख रुपए की इनकम हुई। 2.5 लाख का 5% कितना होता है? निकाल लीजिए कैलकुलेटर पे। 2.5 लाख इंटू 5%, ये डिफरेंस लेना है। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख का डिफरेंस जो होगा वो 2.5 लाख रुपया हुआ, ठीक है। इस पे टैक्स बनेगा 12,500। अब मेरी इनकम है 6,40,000। अगला स्लैब क्या था इसके बाद? 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक जितना भी है उसका 10%, 20%। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक 20%, लेकिन मेरा 6,40 ही इनकम है तो हम लिखेंगे 5 लाख 1 रुपए से लेके 6,40,000 रुपया तक एट द रेट ऑफ 20%। जब बताएंगे ये कितना हुआ? 5 लाख से 1 से लेके 6,40, 1,40,000। 1,40,000 का 20%, 1,40,000 का 20%, 28,000 रुपया।
28,000 रुपया हुआ, यानी ये टोटल कितना बन गया, ये हो गया 40,500। अच्छा, एक बात आपको और बताऊं, अभी हम लोग ने ना पूरा टैक्स कैलकुलेशन नहीं सीखा। एक्चुअली टैक्सेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, रिबेट होता है, सरचार्ज होता है, सेस होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने रिबेट पढ़ाई नहीं है, सरचार्ज पढ़ाई नहीं है, सेस पढ़ाई नहीं है। तो रिबेट, सरचार्ज और सेस जब पढ़ लेंगे तो उनको भी ऐड या लेस करना है कुछ ना कुछ, उसकी वजह से ये टैक्स परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी इनकी बात नहीं करते, अभी हम लोग टैक्स निकालते हैं सिर्फ उतना ही जितना हमने पढ़ा है, हमने स्लैब रेट लगाना सीखा है, बस उसके बेसिस पे ये काम कर दिया। एक जल्दी से क्या आप करना चाहेंगे प्रैक्टिस, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि आप भी कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जरा एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट करिए। मिस्टर एक्स एज 45 ईयर्स, टोटल इनकम 10,80,000। जैसा आप कैलकुलेट कीजिए तो ज़्यादा समय तो नहीं दूंगा आपको, जल्दी से करना है। चलिए देखिए कैसे होगा। इनकम एंड टैक्स, जीरो से लेके ₹2.5 लाख तक, ये हो गया नील। ₹2,50,001 से लेके ₹5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%, 12,500। ₹5,01,000 से लेके ₹10,00,000 तक, 5,01,000 रुपये से लेके 10,00,000 रुपये तक एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, 5,00,000 का 20% कितना हो गया, 5,00,000। ये 5,00,000 1 से 10,00,000 का मतलब हो गया 5,00,000। ठीक है, 5,00,000 का 20% 1,00,000 रुपये हुआ। ठीक है, फिर 10,01,000 रुपये से लेके 10,80,000 तक, ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। यही ना है, 10,00,000 के ऊपर जितना है उसका 30%। तो 10,01,000 रुपये से 10,80,000 मतलब कितना हो गया, 80,000 रुपया हुआ। ठीक है, कोई ऐसे मत घटाना, 10,80,000 माइनस 10,01,000 तो आपका आ जाएगा 79,999। ऐसा मत कीजिएगा, 10,01,000 रुपये से जोड़ना शुरू करना है, यानी एक को भी जोड़ना है। ठीक है, तो आप घटाएंगे 10,80,000 माइनस 10,00,000, 10,01,000 रुपये से जोड़ना शुरू करना है। ठीक है, तो 10,00,000 तक ही हटाना है इसका मतलब। तो 10,80,000 में से जब आप 10,00,000 हटाएंगे तो बचेगा 80,000। 80,000 का 30% कितना होता है, 24,000। जोड़ लगा लीजिए। अब ये हो रहा है 1,36,500। तो अभी तक जितना मैंने सीखा है उसके हिसाब से टैक्स बनेगा 1,36,500 रुपये का। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अभी हम लोग ने 3 चीज़ें नहीं सीखी हैं, जो कि है रिबेट, सरचार्ज और सेस। हालांकि जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये टैक्स बदल जाएगा। मैं बार बार इसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक हमने स्लैब सीखा है और सिर्फ उसको अप्लाई करना यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, ये अब आपको समझ में आ गया है, तो बाकी 2 स्लैब भी देखते हैं। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का स्लैब क्या है, जो 60 ईयर्स और मोर है, बट ऑब्वियसली लेस देन 80 ईयर्स। इनके में जैसे यहाँ पे 2.5 लाख तक नील था ना, सीनियर सिटीजन को गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा फायदा दे रही है, उनको 2.5 लाख की जगह 3 लाख तक नील कर दे रही है। तो 3 लाख तक नील, और उसके बाद बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। मतलब 3 लाख तक नील है, फिर उसके बाद क्या था, जैसे पहले 2.5 लाख तक नील था, तो 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक 5% था,
तो यहाँ भी 5% जो है वो 5 ही लाख तक है, लेकिन 3 लाख तक नील है, तो 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5 है। अब 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20% यहां भी है, और मोर देन 10 लाख 30% यहां भी है। मतलब ये इतना हिस्सा तो कॉमन है। देखिए ये यही चीज है जो यहां भी है, देखिए ये कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 5 लाख 1 से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%, और 5 लाख के अंदर ही क्या होता है 5% होता है। तो पहले कुछ लिमिट तक नील होगा, उसके बाद 5% रहेगा। तो जो नॉर्मल है, इनको नॉर्मल इंडिविजुअल बोल लें, नॉर्मल बोल देते हैं, अदर बोल लीजिए चाहे फिर। अदर इंडिविजुअल में क्या था 2.5 तक नील, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 2.5 से 5% उसी तरीके से सीनियर में क्या हुआ, रेजिडेंट सीनियर में 3 तक नील हुआ, और 3 से 5% हो गया। 3 तक नील और 3 से 5%। अब जो वेरी सीनियर सिटीजन, गवर्नमेंट उनको और फायदा दे रही है, कहती है भाई अब आप बुजुर्ग लोग हो, ठीक है, आपसे क्या ज़्यादा टैक्स लेना पड़ा है, थोड़ा और कम टैक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 लाख तक इनको सीधे नील कर दिया गया है। अब इनका 5 लाख तक नील हो गया, तो वही 5% वाला तो पूरा स्लैब ही निकल गया। अब पूरा 5 लाख तक ही नील कर दिए हम। तो अब 5 से 10 20 होता है, 10 के ऊपर 30 होता है, ये कॉमन है सभी में। तो बस हमको ना पहला वाला याद रखना है कि भाई कहां तक नील है, और जहां तक नील है उसके बाद 5 लाख तक 5% है। तो अदर में 2.5 लाख नील है, सीनियर में 3 लाख नील है, और वेरी सीनियर में पूरा 5 लाख नील है। अब जहां तक भी नील है उसके बाद 5 लाख तक 5% होता है। तो वेरी सीनियर में तो ऑलरेडी 5 लाख तक नील हो गया, तो इसलिए 5% वाला स्लैब ही नहीं बचा। सीनियर में 3 लाख तक नील है, तो 3 से 5 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है उस पर 5% आ जाएगा, राइट। आइए एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि आप इसे भी अप्लाई करना सीख लें। मिस्टर एक्स है, 85 ईयर्स है, टोटल इनकम जो है इसकी वो 10,80,000 रुपये है। क्या मुझे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बताने की जरूरत है? हाँ सर, आप रेजिडेंट बताएंगे तो हम पहला वाला स्लैब लगा देंगे, रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन वाला। लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट बोल देंगे तब तो तीसरा वाला स्लैब लगाएंगे ना सर, जिसमें 2.5 लाख तक बस नील होता है। क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए थोड़ी ना वो फायदा था। पहला वाला जो स्लैब है 5 लाख तक जो फायदा देता है वो रेजिडेंट वेरी सीनियर के लिए है। तो आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट तो बता दीजिए सर, बहुत जरूरी है। तो चलिए मैंने लिख दिया रेजिडेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लेंगे, लेकिन आपको ये बात भी जाननी होगी कि एग्जाम में अगर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट नहीं दिया है तो आप क्या करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि सर अगर एग्जाम में हमें ये ना पता हो कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, मान लीजिए नहीं लिखा है क्वेश्चन में, अब आप क्या करेंगे? तो आपको हमेशा रेजिडेंट मानना है, ठीक है। नंबर 2, अगर एज नॉट गिवन है, हमको उम्र दी ही नहीं है, तो क्या माने भाई? बिलो 60 माननी है, ठीक है। याद रहेगा ये बात, ये एग्जाम के लिए ये बात लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट नहीं दिया है तो रेजिडेंट मानेंगे, और एज नहीं दी हुई है तो बिलो 60 मानेंगे। चलिए 85 ईयर्स का रेजिडेंट है, टोटल इनकम 10,80,000 रुपये है, कैलकुलेट कीजिए टैक्स। बस 1 मिनट देंगे आपको। चलिए करते हैं। जीरो से ₹2,50,000 तक नील, ₹2,50,000 ₹1 से लेके, अरे नहीं ये 85 साल का है, देखिए मैंने ही शुरुआत गलत की। ₹5 लाख तक नील, ठीक है।
फिर ₹5,01,000 से ₹10,00,000 तक, 5,01,000 से लेके 10,00,000 एट द रेट ऑफ सीधे 20% आता है, ठीक है ना। ये हो गया 5,00,000, 5,00,000 का 20% हुआ 1,00,000, ठीक है। यहाँ फायदा यही था कि सीधे 5,00,000 नील हो गया, ठीक है, और 5% वाला स्लैब भी खत्म हो गया, है ही नहीं यहाँ। फिर 10,01,000 से लेके 10,80,000 तक एट द रेट ऑफ 30% हो जाएगा 24,000, तो ये टैक्स बनेगा 1,24,000। आप चिंता मत कीजिएगा, अभी तो इतनी कैलकुलेशन करेंगे ना हम लोग, जब सब सीख जाएंगे तो सेस वगैरह ये सब कुछ, तो फिर फाइनल टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, तो उस समय बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। अब चलिए, स्लैब अप्लाई करना हमने सीख लिया और स्लैब का रेट भी हमें याद हो गया। अब अगली बात जो बहुत ध्यान से समझनी है वो क्या है, हम ये इनकम कौन सी ईयर की निकाल रहे हैं, ये इनकम जिस पे हम लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सी ईयर की है, वो है 23-24 की, ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24, इसका मतलब 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 इसकी इनकम निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में? 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के बीच जो इनकम जनरेट की है उस पे टैक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे एकदम आखिरी में जाके 60 साल का हो जाता है, यहाँ पे 60 ईयर्स होता है, पूरे साल वो 60 ईयर्स का नहीं था, तो इस साल की जब हम इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम सीनियर सिटीजन उसे मानेंगे या फिर उसे बिलो 60 ईयर्स वाला मानेंगे? भाई उसको 3 लाख रुपए तक का बेनिफिट दें, 3 लाख तक नील करें या 2.5 लाख रुपए तक ही नील करें, क्योंकि वो पूरे साल ऐसे देखा जाए या आखिरी में जाके मार्च वर्ष में कहीं जाके ये 60 साल का हुआ, हैप्पी बर्थडे उसका आया 60वां साल का और 60 साल का हो गया वो मार्च में जाके, तो पूरे साल तो वो 59 ईयर्स का था, मतलब पूरे साल वो 60 ईयर्स से कम का था। तो इस साल की इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंसीडरिंग हिम टू बी सीनियर सिटीजन और नॉट अ सीनियर सिटीजन? तो इसका आंसर क्या है, ध्यान से सुनिए। इफ यू आर सीनियर सिटीजन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 60 साल या अबव आप कभी भी पूरे साल में हो जाओ, पूरे आखिरी दिन भी हो जाओ, 31 मार्च 2024 को भी हो गए ना, आखिरी दिन भी 60 साल के हो गए, तो आप सीनियर सिटीजन कहलाओगे इस साल के लिए, और सीनियर सिटीजन के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा टैक्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई थी कि आप सीनियर 80 ईयर्स और मोर हो जाते हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ भी लिखा हुआ है 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पूरे साल में कभी भी हो जाओगे ना तो भी टेंशन नहीं है, ठीक है। साल के आखिरी दिन आप 60 साल के हो गए, मस्त सीनियर सिटीजन वाला स्लैब लगेगा, साल के आखिरी दिन आप जाके सुपर सीनियर हो गए, मस्त आपका सुपर सीनियर वाला लगेगा, 5 लाख रुपए तक टैक्स की छूट हो जाएगी आपकी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सीबीडीटी की ये क्लैरिफिकेशन, याद आ रहा है? क्लैरिफिकेशन भी मैंने कहा था कि आपको पढ़ते रहना होगा, लॉ कंप्लीट नहीं होता बिना क्लैरिफिकेशन के, बिना रूल्स के, तो जब भी रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। अब टैक्स रेट आपने पढ़ा, राइट, अब उससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है, तो पैरेलली आपको ये बात भी बताई जा रही है। तो आप जो मुझसे इनकम टैक्स पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, जो आप मुझसे, मैं भी तो आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं, और इनकम टैक्स कंप्राइजेस ऑफ सो मेनी थिंग्स आई हैव टोल्ड यू, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, फाइनेंस एक्ट एनुअल, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन, जुडिशियल डिसीजन। सो व्हाट आर यू स्टडिंग फ्रॉम मी? तो लेट मी टेल यू, यू आर स्टडिंग अ बंच ऑफ एवरीथिंग, ये पूरा कॉम्बिनेशन है सारी चीजों का। जहां जरूरत लगेगी जुडिशियल डिसीजन बताऊंगा, कहीं पे नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी वहां नोटिफिकेशन बताऊंगा, तो आप कंप्लीट लॉ पढ़ रहे हो मुझसे इनकम टैक्स का, ठीक है। अब एक क्लैरिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्लैरिफिकेशन ना पता हो तो टैक्स गलत कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिए। वो कहता है कि अगर बेटा आप पैदा होते हो ना 1 जनवरी को, ठीक है, तो आपका हैप्पी बर्थडे कब आएगा? आप 1 जनवरी 2023 को पैदा हुए हो, तो आपका फर्स्ट हैप्पी बर्थडे कब आएगा? फर्स्ट हैप्पी बर्थडे कब आएगा?
आपका पहला हैप्पी बर्थडे आएगा 1 जनवरी 2024 को, होगा कि नहीं ऐसा? ऐसा ही होगा। लेकिन 1 जनवरी 2023 से एक साल कब कंप्लीट होता है पता है? 31 दिसंबर 2023 को। बट 1 ईयर कितना होता है? फर्स्ट हैप्पी बर्थडे तो इस दिन आएगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इस डेट से 1 ईयर कब होता है, तो आप बोलेंगे 31 दिसंबर 2023। बेटा 1 जनवरी से 31 दिसंबर एक महीना, एक साल पूरा होता है। 1 जनवरी 2024 से अगला साल शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई 1 अप्रैल से एक महीना कब पूरा होता है, तो 30 अप्रैल को एक महीना पूरा हो जाता है भाई साहब। और 1 मई से ना अगला महीना शुरू हो जाता है। 1 अप्रैल से 1 मई एक महीना नहीं होता है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल एक महीना होता है। क्या ये बात आपको मालूम है कि नहीं? मालूम है। तो देखिए सीबीडीटी ने क्या आपको क्लैरिफिकेशन दी, कहा कि आपका हैप्पी बर्थडे 60 साल या 80 साल कब आएगा? उससे एक दिन पहले ही आप 60 साल के इनकम टैक्स के लिए माने जाओगे, क्योंकि एक साल एक दिन पहले ही पूरा हो जाता है। फिर से समझाता हूं आप इसी एग्जाम्पल को समझिए। इस एग्जाम्पल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्लैरिफिकेशन को फिर से बताऊंगा। 1 जनवरी 2023 को आप पैदा हुए हो, तो पहला हैप्पी बर्थडे आपका आएगा 1 जनवरी 2024 को, यानी आप हैप्पी बर्थडे के हिसाब से इस दिन एक साल के कहलाओगे। कहता है हैप्पी बर्थडे के हिसाब से आप किस दिन एक साल के कहलाते हो हमको नहीं मालूम है। इनकम टैक्स कहता है कि आप एक साल के इनकम टैक्स के लिए इस दिन माने जाओगे, एक दिन पहले। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जिस दिन आपका हैप्पी बर्थडे होता है, ठीक है, उसके एक दिन पहले ही आप उतने साल के माने जाओगे जो हैप्पी बर्थडे दिन वाले दिन होने वाले हो। फिर से बोलता हूं, आपका जो भी हैप्पी बर्थडे है, ठीक है, आप उस हैप्पी बर्थडे पे जितने साल के होने वाले हो, उसके एक दिन पहले ही इनकम टैक्स में आप उतने साल के मान लिए जाओगे। आइए समझाता हूं। जैसे अगर आप मान लीजिए 1/4/1964 को पैदा हुए, 1/4/1964 को पैदा हुए, 1 अप्रैल 1964 को पैदा हुए, तो आप 60 साल के कब हो जाओगे? When you will be of 60 years, प्लस इसमें 60 ईयर्स करते हैं। आप 60 साल के कब हो जाओगे? तो इसके नीचे लिखें 60। आप 60 साल के कब हो जाओगे? 60 साल जोड़ दीजिए, तो ये 4 हो गया, 6 6 12 गया 1 10 2 2024 4 और 1, ठीक जोड़े हैं। 1964 में 60 जोड़ दीजिए, 1 अप्रैल 2024, ये हो गया आपका 60th बर्थडे। यानी अगर बर्थडे के हिसाब से देखा जाए तो आप सीनियर सिटीजन कौन से प्रीवियस ईयर में हुए? ये तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये है प्रीवियस ईयर 24-25, है कि नहीं? प्रीवियस ईयर 24-25। लेकिन सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन क्या कहता है? सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन कहता है कि आप 60 ईयर्स के एक दिन पहले ही हो जाओगे, 60 ईयर्स के 1 डे प्रायर ही हो जाओगे। अपने बर्थडे के दिन के हिसाब से नहीं देखेंगे, एक दिन पहले ही आप 60 साल के हो जाओगे। तो यानी आप हो जाओगे 31 मार्च 2024, ठीक है। यानी आप सीनियर सिटीजन हो गए कौन से प्रीवियस ईयर में? आप सीनियर सिटीजन हो गए PY 23-24 में। देखिए कितना गड़बड़ हो जाता है। अगर हम ये क्लैरिफिकेशन नहीं जान रहे होते तब तो हम उसको 60 साल का बर्थडे के हिसाब से बनाते, और बर्थडे के हिसाब से बनाते तब तो 24-25 प्रीवियस ईयर में वो क्या होता है 60 साल का। लेकिन क्लैरिफिकेशन पता होने से हमने ये सही कर लिया कि भाई 31 मार्च 2024 कोई वो सीनियर सिटीजन बन गया एक दिन पहले, 1 अप्रैल से एक दिन पहले 31 मार्च 24, लेकिन एक दिन पहले प्रीवियस ईयर ही चेंज हो गया, ये हो गया 23-24। सो ही इज सीनियर सिटीजन इन प्रीवियस ईयर 23-24। सिमिलरली एक डेट और सिखाते हैं आपको, 1/4/1964 की जगह हम लेते हैं 1/4/1944 और इसमें जोड़ते हैं 80 साल। 80 ईयर्स आप जोड़िए, इसमें कितना हो रहा है? ये हो जाएगा 2024 अप्रैल 1 अप्रैल। 80 साल जोड़ेंगे तो ये हो गया 80th हैप्पी बर्थडे।
इसका 80वां हैप्पी बर्थडे आया है यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे तो आपका 80th हैप्पी बर्थडे तो आपका 1 अप्रैल 2024 को आएगा, लेकिन इनकम टैक्स कहता है नहीं भाई, तुम 80 साल के एक दिन पहले ही हो गए हो मेरे लिए, ठीक है। यानी 1 डे प्रायर आप 80 ईयर्स के माने जाओगे। किस दिन मान लिए जाओगे? 31/3/2024 को मान लिए जाओगे। यानी ये कौन सा ईयर है? सुपर सीनियर सिटीजन हो गए आप 80 साल के, यानी सुपर सीनियर सिटीजन। कौन से प्रीवियस ईयर में बने हो भाई? प्रीवियस ईयर 23-24, यानी असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। तो ये डेट्स भी याद रखने वाली हो गई, ये डेट्स भी याद रखने वाली हो गई। आइए ये डेट्स मैंने यहाँ लिख दी है इसीलिए ताकि आपको टेंशन ना होगा कभी भी। आपने देखा था 1 अप्रैल 1944 को कोई पैदा हुआ है तो वो 80 साल का हो जा रहा था इस बार हमारे प्रीवियस ईयर 23-24 में। हमें प्रीवियस ईयर 23-24 का ही टैक्स निकालने को एग्जाम में आएगा, तो हमें इसी से मतलब है बस। तो हमने यहाँ लिखा बॉर्न ऑन और बिफोर अप्रैल 1, 1944। 1 अप्रैल 1944 या उससे पहले पैदा हुआ होगा तो इस साल 80 साल का हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल 1, 1944 में जब हम निकाले ना तो एकदम आखिरी दिन जाके वो 80 साल का बना, यानी उससे पहले पैदा हुआ है तो 80 साल एंड अबव हो जाएगा वो। इसके तो एक भी दिन बाद पैदा हुआ तब तो 80 साल नहीं हो पाएगा ना। अप्रैल 1 से जब हम कैलकुलेट किए तो एकदम आखिरी दिन जाके ना साल के 80 साल हो रहा था। जैसे ही एक भी दिन हम यहां बढ़ाएंगे तब तो फिर 80 साल से कम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अप्रैल 1944 से लेके, अब देखिए डेट याद कीजिए, 2 अप्रैल 1944 से लेके अप्रैल 1, 1964 को पैदा हुआ है। अप्रैल 1, 1964 पे यहां कैलकुलेट कराए थे। अप्रैल 1, 1964 तक पैदा हुआ है तो वो 60 से 80 के बीच का है, ठीक है। 60 या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है, ठीक है। और अगर 2 अप्रैल 1964 या उसके बाद पैदा हुआ है, बॉर्न ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1964, तो वो 60 साल से भी नीचे का है। एक्चुअली आपको एग्जाम में हो सकता है एज ना देके डेट ऑफ बर्थ दी हो, तो डेट ऑफ बर्थ दी होगी तो क्या बैठ के एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे कितने साल का हुआ, गया पेपर तक। तो खटाखट एकदम याद रहना चाहिए, याद करिए मेरे साथ साथ। 1 अप्रैल 1944, 1 अप्रैल 1944 या उसके बाद पैदा हुआ है 80 साल से ऊपर का है। 2 अप्रैल 1944 से लेके 1 अप्रैल 1964 तक पैदा हुआ है तो 60 और 80 के बीच वाला है, सीनियर है, ठीक है। और 2 अप्रैल 1964 या उसके बाद पैदा हुआ है, 2 अप्रैल 1964 या उसके बाद पैदा हुआ है तो वो अदर इंडिविजुअल में है। 1/4/44, ठीक है। दूसरा क्या था? 1/4/64 वाली डेट थी। एकदम रट लीजिए, बस काम हो जाएगा, ताकि एग्जाम में निकालना ना पड़े एज निकालेंगे तो गए काम से। बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है फटाफट, इसलिए बस ये डेट याद रख लीजिए। 1/4/44, दूसरा वाला 2/4/44 से लेके 1/4/64 और तीसरा वाला है 2/4/64, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी जल्दी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको इसके साथ साथ एक बात और बता दूं इस क्लैरिफिकेशन के बाद, कि इस समय इनकम टैक्स में फिलहाल सिर्फ एक सिंगल स्लैब रेट नहीं चल रहा है, 2-2 स्लैब रेट चल रहे हैं। ये क्या मजाक है? हाँ, 2-2 स्लैब रेट चल रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो जो स्लैब रेट अभी पढ़े हैं वो कर लें, या फिर जो स्लैब रेट आप अगली क्लास में पढ़ेंगे वो स्लैब रेट अप्लाई कर लें। दोनों अलग अलग डिफरेंट स्लैब रेट हैं, अलग अलग स्लैब्स हैं, अलग अलग रेट्स हैं, और दोनों में से जो आपकी इच्छा आप उसके हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। तो आप कहेंगे सर देख लेते हैं ना, दोनों में से जो कम टैक्स कैलकुलेट करता है वो कर लेते हैं। हालांकि दोनों में टैक्स कैलकुलेशन तो अलग अलग होगा ही, दोनों की इनकम कंप्यूट करने का तरीका भी अलग अलग होता है, ठीक है। जो आप अभी नया स्लैब इसके बाद पढ़ने वाले हैं उसमें टैक्स का रेट आप देखेंगे कम है, उसमें टैक्स का रेट कम है, लेकिन उसमें जो डिडक्शंस होती है ना, छूट होती हैं, वो बहुत सारी नहीं मिलती। क्या आपने ये बात मुझसे पढ़ी थी कि ग्रॉस टोटल इनकम से आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, एटीसी से लेके एटीयू तक, फिर टोटल इनकम आता है। तो आप जो स्लैब अभी पढ़ने वाले हैं ना उसमें बड़ी सारी छूट मर जाएगी, राइट, वो छूट नहीं मिलेगी। तो इनकम तो बड़ी हो जाएगी, इनकम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन टैक्स का रेट छोटा हो जाएगा। तो पता नहीं है, वो हर पर्सन के लिए अलग अलग आएगा। किसी पर्सन को देखेंगे कि अभी जो आपने टैक्स रेट किया है उसमें फायदा है, कुछ को जो आप पढ़ने वाले हैं उसमें फायदा है। जिसको आपने अभी पढ़ा है उसको हम ओल्ड स्लैब रेट कहते हैं,
जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे उसे हम न्यू स्लैब रेट या फिर अल्टरनेटिव टैक्स स्लैब रेट कहते हैं। न्यू या फिर अल्टरनेटिव, अभी जो पढ़ा उसको हम लोग ओल्ड स्लैब रेट कहते हैं, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग ने ओल्ड स्लैब रेट देखा। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं।